वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकला है उसी के लिए आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट 4 का डिस्कशन करने वाले हैं। जो प्लेटफॉर्म द्वारा वॉल्यूम 3 के माध्यम से 20 सेट का प्रैक्टिस बुक निकाले गए उसी प्रैक्टिस बुक में से प्रैक्टिस सेट 4 के मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए सारे का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, किसी लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1144 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तब बेलन का आयतन कितना होगा। सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए बेलन के बारे में। बेलन का क्या क्या चीज चाहिए, एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है और उसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। तो बेलन के बारे में आपको पता होना चाहिए। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर निकालने के लिए कहा जाए तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर। वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। इसमें ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तब बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है, यानी 2 पाई आर इंटू एच ये होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और अगर आयतन के बारे में पूछा जाए तो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अब जो क्वेश्चन में कह रहा है उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, लिख रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया, यानी 2 पाई आर इंटू एच का वैल्यू कितना दिया गया है, ये दिया गया 1144। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ देखिए इसकी ऊंचाई यानी एच कितना दिया गया 14 सेंटीमीटर, एच का वैल्यू कितना दिया गया 14 सेंटीमीटर, 2 पाई का वैल्यू कितना रखना है 22/7। ठीक है, आर फॉर रेडियस निकाल लेंगे, एच फॉर ऊंचाई कितना दिया गया 14 बराबर कितना दिया गया 1144। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए 11 से काटिएगा तो 11 दूना 22, 11 एक मरते 0, 11 चौक 44, 104 मरते ये आसानी से कट जाएगा। अब देखिए 2 से काटिएगा तो ये कितना मरते कट जाएगा 2 पचे 10, 2 दूना 4 52 मरते। 2 से काटिएगा तो ये कट जाएगा कितना 2 दूना 4, 6 दूना 12 26 मरते। 7 से ये 14 कट जाएगा 7 दूना 14, 2 से काटिएगा तो 26 13 मरते, यानी आर फॉर रेडियस का वैल्यू कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है इसका आयतन क्या होगा। बस बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू 22/7, आर फॉर रेडियस, रेडियस कितना दिया गया 13 मल्टीप्लाई 13 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया गया 14 सेंटीमीटर। बस सॉल्व कर देना है, 7 से काटिएगा तो 7 दूना 14, 2 मरते। अब इसको सॉल्व कीजिएगा 22 दूना 44, 22 दूना 44 मल्टीप्लाई 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, यानी 9 छक 54 यानी 54। यूनिट डिजिट कितना आएगा 4, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब कितना 9 छक 36 है, 9 छक 36 नहीं आएगा 36, ये नहीं होगा। देखिए इसको मल्टीप्लाई करना है, 6 यहाँ भी है 6 यहाँ भी, यानी इसको सॉल्व कीजिएगा 44 में 196 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको कितना 7436, 7436, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। लिख रहा है क्या अगला क्वेश्चन में, एक्स वह सबसे बड़ी संख्या जो 397, 435, 541 को भाग देने पे क्रमशः 6, 10 और 14 शेषफल प्राप्त होता है। तो 3x + 4 का वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए 397 से भाग देते हैं तो 6 शेष बचता है, यानी 397 में से अगर हम 6 घटा देंगे तो वह संख्या आसानी से कट जाएगा, यानी संख्या कितना आ जाएगा 390। दूसरा संख्या है कितना 397 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 391, 391। ठीक है, दूसरी संख्या कितना दिया गया है 435, 435 में से अगर 10 घटा लेंगे तो वह संख्या आसानी से कट जाएगा, यानी ये आ जाएगा 425। और देखिए क्या कर रहा है 541 में से क्या करना है 14 को घटा लेंगे तो वह संख्या आसानी से कट जाएगा, यानी ये आ जाएगा 527, यानी 391, 425 और क्या करना है 597 का HCF निकाल देंगे। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो सबसे पहले इसका HCF निकालेंगे।
एचसीएफ कैसे निकालते हैं, पहले डिफरेंस चेक करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस चेक कीजिएगा। ये डिफरेंस कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। ठीक, ये 425 और 527 का डिफरेंस चेक कीजिएगा तो ये आ जाएगा 102। कितना, 102। अब देखिए 391 और 527 का डिफरेंस चेक कीजिएगा तो ये आ जाएगा 136। कितना, 136। यानी जब डिफरेंस एचसीएफ निकालना है तो जो डिफरेंस छोटा होगा वही उसका एचसीएफ हो सकता है। यानी इसमें सबसे छोटा डिफरेंस कितना है, 34। यानी एचसीएफ या तो 34 होगा या 34 का कोई फैक्टर होगा। देखिए 34 इसलिए नहीं होगा कि 34 से सब संख्या यानी 391, 425 और 527 को डिवाइड करेंगे तो तीनों आसानी से नहीं कटेगा, यानी ये संख्या इसका एचसीएफ नहीं होगा। तो एचसीएफ क्या होगा, 34 को क्या लिख सकते हैं, 17 दूना 34, 17 दूना 34। यानी सबसे बड़ी संख्या पहले चेक करेंगे, यानी 17 इसका एचसीएफ बन सकता है। तो 17 से 391 भी कट रहा है, 425 भी कट रहा है और 527 भी कट रहा है, यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा, 70। यानी एचसीएफ अगर हमको 70 प्राप्त हो गया, यानी एचसीएफ यानी संख्या एचसीएफ कितना प्राप्त हो गया, 70। अब पूछ क्या है, एचसीएफ यानी एक्स पूछ रहा है तो 3x + 4 का वैल्यू ज्ञात कीजिए। 3x के जगह पे कितना 17 रखेंगे प्लस 4 कितना हो जाएगा, 17 34, 17 51, 51 + 4 कितना हो जाएगा, 55। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। इसमें आपको क्या करना था, सबसे पहले इनका देखिए भाग देने पे जो जो शेष बच रहा है उसको घटा लिए, उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, इसका डिफरेंस निकालिए, ऊपर वाले का डिफरेंस निकालिए। जो सबसे छोटी संख्या आएगा वही इसका एचसीएफ हो सकता है। हो सकता है नहीं, हो सकता है कहने का मतलब अगर ये 391, 425 और 527 को 34 से सब कट जाता तो एचसीएफ हो जाता, नहीं तो इसका क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे। यानी इसका जब फैक्टर किए तो 17 और 2 प्राप्त हुआ, तो 17 को देखेंगे कि 17 से ये तीनों कट रहा है, अगर कट रहा है तो ये एचसीएफ प्राप्त हो गया, यानी क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। क्या कर रहा है, ए की आय जो है बी की आय से 20% अधिक है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। कितना होता है, 20/2500, यानी 1/5 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है। क्या कर रहा है, ए की आय जो है वह बी की आय से 20% अधिक है। अगर बी 5 है तो ए कितना होगा, 6 होगा, 20% अधिक। आगे क्या कर रहा है, सी की आय ए और बी की कुल आय से 55% कम है। तो ए और बी का कुल आय कितना है, ए और बी का कुल आय देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 6 8 5 11, यानी 11 यूनिट है। 11 यूनिट से वह सी क्या है, 55% कम है। तो है कितना, 55% कम है, तो कहने का मतलब है कितना, 45% है। यानी इसका 45% निकाल देंगे तो इसका 45% कितना आ जाएगा, 5 4 9, 5 4 9 4, यानी बटा 100, यानी 4.95 इसका आ जाएगा। कितना, सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4.95। अब आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। देखिए सी की आय कितना है, 4.95, ए की आय कितना है, 6। इससे यह कितना कम है, तो आप देखिएगा ये कितना कम है, 1.05 कम है। कितना, 1.05 कम है। इससे 6 से, यानी इसका परसेंटेज वैल्यू निकाल देंगे, 1.05 बटा 100 गुने 100। ये पॉइंट हटाएंगे तो ये 00 से कैंसिल हो जाएगा। 105 को 6 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना, 17.5, यानी 17.5 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अनीता एक वस्तु को उसकी लागत मूल्य से 210 रुपया अधिक अंकित करती है। जब वह इसे अंकित मूल्य पे 20% छूट पर देकर बेचती है तो 10% का हानि होता है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए मान लीजिए कोई वस्तु का कॉस्ट प्राइस सीपी होगा, क्या कर रहा है, जब वह इसको 20% छूट देकर बेचती है उसको 10% की हानि किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। यानी सीपी पे 10% का हानि होता है, यानी 90%। सीपी का 90% क्या होगा, अंकित मूल्य। ए फोर अंकित मूल्य पे क्या करता है, जब वह 20% का छूट देता है। 20% छूट देने का मतलब कितना में बेचता है, 80% पे बेचता है। जब इसको सॉल्व किया, 00 से 00 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी सीपी बटा अंकित मूल्य ये कितना आ जाएगा, 9/8। सीपी बटा अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 8/9। यानी अगर सीपी 8 रुपया है तो अंकित मूल्य क्या करेंगे, 9 रुपया अंकित करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा था अनीता एक वस्तु के उसके लागत मूल्य से 210 रुपया अधिक अंकित करती है।
यानी इन दोनों का 8 से 9 जाने में कितना का वृद्धि हो रहा है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 210। हमसे पूछ रहा है वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 210 है तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 210 गुने 8, यानी ये क्या आ जाएगा क्रय मूल्य आ जाएगा। ये क्रय मूल्य कितना 0, 8, 8 दूना 16, 1680 रुपया क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया। अब क्वेश्चन में क्या करा है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 1680 रुपया में तो खरीदे, लेकिन जब बेचते हैं तो क्या होता है 10% का हानि होता है। यानी इसका क्या करना है 10% हानि, यानी 90% निकाल देंगे। यानी जब 90% निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 168 में 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 9 8 72, 72 यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 2 आ रहा है, यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1512 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा 1512, यूनिट डिजिट से सॉल्व करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख क्या रहा है 13 क्रमागत पूर्ण संख्या का योग दिया गया 1339, इन संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए 13 क्रमागत पूर्ण संख्या दिया गया, उनका सम दिया गया इतना, तो एवरेज हम लोग निकाल सकते हैं। 13 क्रमागत संख्या का एवरेज, एवरेज क्या होता है बीच वाली संख्या होता है। एवरेज का एक कंसेप्ट यह भी होता है बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या, ठीक है। एवरेज मतलब होता है बीच वाली संख्या, ठीक है। टोटल संख्या कितना है 13 क्रमागत सम संख्या का योग कितना है 1339, 13 संख्या है यानी 13 से डिवाइड कर देंगे, 13 से कट जाएगा 1 मरते 3 छब्बीस 39 यानी 103, यानी बीच वाली संख्या कितना आ जाएगा 103। यानी टोटल संख्या कितना था, तो टोटल 13 संख्या था, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 संख्या था, जिसमें से बीच वाली संख्या 103 है, यानी 13 का बीच कितना होगा 6 6 12 होता है, यानी 1 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा बीच वाली संख्या, ये आ जाएगा 103, ठीक है। अब देखिए ये क्या करा है, आगे क्वेश्चन में क्या करा है, इन संख्याओं में से अभाज्य संख्या का योग ज्ञात कीजिए। 13 क्रमागत संख्या यानी 103 है, तो इसके बाद क्या होगा 104 105 106 107 108 और अगली संख्या कितना हो जाएगा 109। क्लियर है। नीचे देखेंगे तो अब क्या कर रहा है, पीछे जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा देख लीजिए 102, उसके बाद आ जाएगा 101 100 99 98 98, उसके बाद कितना आ जाएगा 97, ठीक है। अब क्या कर रहा है, इसमें से अभाज्य संख्या का योग ज्ञात करना। अभाज्य संख्या तो भाज्य संख्या को हटा देते हैं, यानी 98 भाज्य ये नहीं होगा, 99 भी नहीं होगा क्योंकि 3 से कट जाएगा, 100 भी नहीं होगा, 102 भी नहीं होगा, ठीक है, 104 भी नहीं होगा, 105 भी नहीं होगा, 106 भी नहीं होगा, 107 अभाज्य संख्या है, जबकि 108 अभाज्य संख्या नहीं है। यानी बची हुई संख्या क्या होगा 97 प्लस कितना 101 प्लस कितना 103 प्लस कितना आ जाएगा 107 प्लस कितना आ जाएगा 109, बस इसको ऐड करता है, इसको ऐड कीजिएगा तो ये कितना के बराबर आ जाएगा 517 के बराबर आ जाएगा 517, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए एक वस्तु का कीमत 8400 से बढ़ के 14616 हो गई, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए 8400 रुपया है, ये बढ़ के कितना हो जाएगा 14616, यानी कितना का वृद्धि हुआ है आप चेक कीजिएगा। तो ये 8400 से कितना बढ़ गया, तो आप देख रहे हैं, एक मिनट, ये 8400 से कितना बढ़ गया हम लोग देख लेते हैं। 8400 में से 14616 में से 8400 घटाएंगे तो आसानी से निकल जाएगा। देखिए घटाने के बाद ये कितना आ जाएगा, देखिए घटाएंगे तो ये आ जाएगा 6216, कितना 6216, ठीक। इतना का क्या हो गया वृद्धि हो गया, कितना पे हो गया 8400 पे, 8400 पे गुने 100, यानी परसेंटेज निकाल देंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 6216 में 84 से डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 74%, कितना 74%, आसानी से 74 मरते कट जाएगा। क्लियर है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, एक वस्तु को 5767 में बेचने पे एक व्यक्ति को 625 रुपया का लाभ होता है। यानी देखिए यहाँ से हम उसका कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। देखिए क्या होता है सीपी, यानी क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है
क्रैमुल बराबर हम लोग को पता है, क्रैमुल बराबर बिक्रैमुल माइनस क्या होगा प्रॉफिट यानी माइनस लाभ। क्रैमुल बराबर क्या होता है बिक्रैमुल माइनस लाभ। यानी इस बात को हमको पता है, लाभ बराबर होता क्या है, लाभ बराबर होता है बिक्रैमुल माइनस क्रैमुल, बिक्रैमुल माइनस क्रैमुल। इसी इक्वेशन को हमने क्रैमुल बराबर क्या लिया, बिक्रैमुल माइनस लाभ। यानी बिक्रैमुल कितना दिया गया 5767, इसमें से लाभ कितना 625 को घटा देंगे, हमको क्या मिल जाएगा, क्रैमुल निकल जाएगा। 625 को घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 5 6 7 2 4 6 1 7 यानी 5142, ये आ गया आपको क्या, क्रैमुल आ गया। अब पूछ रहा है 6744 रुपया का लाभ प्राप्त करना है, तो इसको किस कीमत पे बेचना होता है। बिक्रैमुल बराबर हमको क्या पता है, बिक्रैमुल बराबर पड़ता है क्रैमुल, क्रैमुल प्लस लाभ। बिक्रैमुल बराबर होता है क्रैमुल प्लस लाभ। यानी बिक्रैमुल कितना दिया गया 5142, इसमें लाभ कितना चाहिए 6744, बस इसको ऐड कर देना है। यह हो जाएगा 4 2 6 4 4 8 7 1 8 6 4 10 1 11 11 866, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। राजू 2 घंटे में 3200 मीटर और अगले 2 घंटे में 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। राजू की औसत गति ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ शुरू में राजू 2 घंटे में कितना दूरी तय किया, ये 2 घंटा में तय करता है कितना 3200 किलोमीटर 3200 मीटर, ठीक है। अगला 2 घंटा में वह कितना दूरी तय करता है, अगला 4 घंटा में वह अगले 2 घंटे में, तो अगला 2 घंटा में कितना 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर यानी 4000 मीटर, 4000 मीटर की दूरी तय किया, 4000 मीटर की दूरी तय किया। हमको क्या पूछ रहा है, औसत चाल, यानी औसत चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम ये होता है स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। लेकिन पूछ क्या रहा है एवरेज चाल, यानी औसत स्पीड बराबर हो जाएगा, एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टेकन टाइम, बटा टोटल टेकन टाइम, जितना समय लिया हुआ टोटल टेकन टाइम। देखिए टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3200 में से में 4000 जब ऐड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 4 3 7 यानी 7200, यानी टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 7200 डिवाइड बाई टाइम कितना हो जाएगा, इधर 2 घंटा ले रहा है और इधर भी 2 घंटा, टोटल टाइम कितना हो जाएगा 4 घंटा, यानी 7200 में 4 से डिवाइड की जाए तो ये क्या चीज़ है मीटर में, ये क्या चीज़ है घंटा में। मीटर को घंटा में बदलने के लिए 1/1000 से गुना करेंगे, 1/1000 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा क्या किलोमीटर में बदल जाएगा। मीटर को 1/1000 से गुना करेंगे तो किलोमीटर में बदल जाएगा। बस 00 से 00 कैंसिल, 4 से काटिएगा तो ये कितना मरते कट जाएगा 4 एकम 4 4 3 7 3 बच रहा है, तो 8 चौक 32 यानी 18 मरते, यानी बटा में 10 है, यानी 1.8 किलोमीटर प्रति घंटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, 1.8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, शांत जल में नाव की चाल दिया गया, क्या कर रहा है शांत जल में नाव की चाल 17 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव को धारा की दिशा में 110 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना तय करना है 110 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना है। अब देखिए नाव की चाल 17 किलोमीटर है और धारा की चाल 5 किलोमीटर, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों का चाल ऐड हो जाएगा, नाव प्लस धारा की चाल ऐड कर देंगे 17 + 5 यानी ऊपर कितना 110, नीचे कितना हो जाएगा 7 3 10 दोबारा यानी 22, 11 दूना 22, 2 मरते 2 से 10 कट जाएगा 5 मरते यानी 5 किलोमीटर 5 आवर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। ठीक है, राजेश ने 10,000 रुपये की राशि को विभाजित करने पर करके क्रमशः 8% और 10% की साधारण ब्याज पर दो अलग अलग निवेश योजना में ए और बी निवेश किया। यदि 2 वर्ष में अर्जित कुल ब्याज 1,680 है तो ए में निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। देखिए दो अलग अलग योजना में निवेश करता है, क्या करता है पूछ क्या रहा है ए में निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ए में अगर 100 रुपया निवेश करेगा तो बी में कितना निवेश करेगा, टोटल उसके पास पूंजी है इतना, इतना -x यानी 10,000
माइनस 10 पे कितना, 2240 माइनस एक्स। अब क्या कर रहा है, ए में जो निवेश करता है वह 8% की दर से निवेश करता है, यानी 100 रुपया 8% की दर से कितना वर्ष के लिए निवेश करता है, 2 वर्ष के लिए। ये उसका इंटरेस्ट आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल प्रिंसिपल गुने रेट गुने समय बटा 100। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल कितना दिया गया, 1000 माइनस एक्स, 10,000 माइनस एक्स इंटू रेट कितना दिया गया है 10%, टाइम कितना दिया गया 2 वर्ष बटा 100। ये टोटल इंटरेस्ट हमको कितना आ जाएगा 1680। बस इसको सॉल्व कर देना है। देखिए 00 इधर आ जाएगा आसानी से, यानी ये आ जाएगा 8 दूना 16, 16x प्लस कितना आ जाएगा, देखिए 10 दूना 20, यानी 20 पे कितना 1 2 3 4 0 माइनस कितना 20x बराबर कितना आ जाएगा 1680। ये 100 यहाँ से आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 00। अब देखिए एक्स वाले को एक तरफ लेते हैं, बिना एक्स वाले को एक तरफ, इसको इधर ले आएंगे। 20 पे कितना 0, 1 2 3 3 और 1 4 0 माइनस कितना हो जाएगा 1680 00 बराबर कितना आ जाएगा 20 में से 16 में से 20 जाएगा तो कितना आ जाएगा 4, यानी 4x, यानी x का वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे। ये आ जाएगा कितना 0 0 0 0, 10 में से 8 गया 2, ये आ गया 9, 9 में से 6 गया 3, यानी 34 32 बटा कितना 4, 8 चौक 32, 8 मरते कैंसिल हो जाएगा। 8 पे कितना 000 यानी 1 2 3 0। देखिए 1 2 3 0 यहाँ आएगा, यहाँ 4 0 नहीं आएगा, 3 0 आएगा, यानी 8 पे कितना 0 हो जाएगा 30, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। क्या चीज का, सिंप्लीफिकेशन का। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को बोर्ड मास से सॉल्व करेंगे। किससे, बोर्ड मास से। बोर्ड मास हमको क्या सिखाता है, पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। बोर्ड मास हमको क्या सिखाता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। बोर्ड मास ब्रैकेट का, पहले ऑफ का, डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का, सब्ट्रैक्शन का। तो सबसे पहले यहाँ देखिए बोर्ड मास में यहाँ पहले ब्रैकेट का नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, डिवीजन का काम करेंगे। तो डिवीजन क्या करा, 11 डिवाइड बाई 11, जब 11 को 11 से डिवाइड कीजिएगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। आगे देखिए डिवीजन का और कहीं है नहीं है। उसके बाद डिवीजन के बाद क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई काम करेंगे। 11 में 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये कितना आ जाएगा 121 प्लस में। यहाँ 11 में 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 121 आ जाएगा माइनस में। यहाँ देखिए यहाँ भी 11 से 11 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 121 प्लस में। अब देखिए लास्ट में 11 मल्टीप्लाई 11 ये मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये 121 आ जाएगा माइनस में। 121 यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ प्लस साइन है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ माइनस साइन है और यहाँ प्लस साइन है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करा, 11 माइनस 11 अब देखिए ये माइनस 11 है और ये प्लस 11, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या 1 + 1, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगर आप इसको ऐसे भी समझ सकते, एक सिंपल वे में अगर हम तोड़ के लिखे, इसको आसानी से लिखेगा 11 × 11। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते, इजी प्रश्न था। नेक्स्ट अगला इक्वेशन सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है, ये भी सिंपल का एक क्वेश्चन है। इसमें लिख क्या रहा है इसको समझते हैं।